जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इंक्लूसिव एंड डाइवर्स होराइज़न। मेरे साथ मौजूद है मेरी को-होस्ट महविश बतूल। जी, अस्सलाम वालेकुम महविश, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। फारिया मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक, आप बताएँ क्या हो रहा है? बस आजकल तो जो सारी स्पॉटलाइट है वो क्वीन के ऊपर आई हुई है बिकॉज़ हुँ, क्वीन एलिज़ाबेथ हैज़ पास्ड अवे एंड उसके बाद जो है तमाम मीडिया उन्हीं के बारे में हुँ। बात कर रहा है। बिल्कुल, महविश मुझे वैसे समझ नहीं लगती कि हम लोग क्वीन को इतना ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं? हम जो उनका कोलोनाइज़ेशन में रोल था, उसको क्यों भूल गए हैं? और जो उन्होंने ब्रिटेन से और अपनी जो जितनी भी कॉलोनीज़ हैं, उनसे जो रिसोर्सेज़ उन्होंने एक्सट्रैक्ट किए और जो तबाही पूरी दुनिया में फैलाई, हम अपने रूल के दौरान या रेन के दौरान, तो उसको हम क्यों भूल गए हैं? हम बस एक वो शाही कल्चर से इतना मुतासिर हैं कि जहाँ हुँ, मल्का या प्रिंसेस की बात आती है, आपको याद है जब प्रिंसेस डायना भी पाकिस्तान आई थी, हम ख़ैर तब काफ़ी छोटे थे, लेकिन मुझे थोड़ा-सा याद है। तो सब लोग इतना खुश थे जैसे पता नहीं कौन आ गया है और मतलब कि उससे उनकी ज़िंदगियों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ना ही उन्होंने बिल्कुल, कोई ऐसा कोई इक़दामात किए हैं जी। गरीब लोगों के फलाह-ओ-बहबूद के लिए। तो आप इस चीज़ को कैसे देखती हो? जब विलियम और केट का विज़िट हुआ था पाकिस्तान में, तो भी हमारा मीडिया बहुत खुश था और पल-पल की खबरें दी गई थी। फारिया मुझे लगता है कि कोई हैंगओवर है ब्रिटिश रूल का, जो इतने अरसे हुँ, उन्होंने रूल किया है इस खित्ते के ऊपर। बिल्कुल, वो बिल्कुल। हैंगओवर अभी गया नहीं है, चाहे वो पाकिस्तानीज़ हों, चाहे इंडियंस हों। और वैसे अगर आप ओवरऑल कवरेज भी देखें मीडिया की और जिस तरह से दोनों कंट्रीज़ ने मॉर्निंग डेज़ बनाए, संडे को इंडिया में था, मंडे को पाकिस्तान हुँ, में था। तो ज़ाहिर है उससे हमें आइडिया होता है कि अभी तक जो है वो एक ब्रिटिश हैंगओवर जो है हमारे ऊपर जारी है। हुँ। बिल्कुल, हम एक महकूम जो है कौम रहे हुए हैं और उन्होंने इतने 100 साल हमारे पे हुकूमत की है, तो उसका इफ़ेक्ट तो होना ही है। और मैं एक पढ़ रही थी एक जगह कि क्वीन के रेन के दौरान कलर्ड इमिग्रेंट्स या फॉरेनर्स जो हैं, उनका पैलेस के अंदर क्लेरिकल जॉब्स पे हायर होना बैन था। तो हुँ, इसके अलावा जो है उन्होंने ये भी कहा मतलब ऑफ़ कोर्स वो ऑफ़िशियली रिटन तो नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए जिसमें ये पता चला कि अ अ, क्वीन या उनके जो रेन है, उनकी मोनार्की के दौरान ये चीज़ मतलब इस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है कि जो कलर्ड इमिग्रेंट्स हैं या फॉरेनर्स हैं, उनको डोमेस्टिक वर्कर्स की जॉब ज़्यादा उस पे उनको हायर किया जाए। और आप यकीन करो महविश ये जो नस्ल परस्ती है, इसकी जड़ें यूरोप के हर शहरी में पाई जाती हैं। हर शहरी में इतना रेसिज़्म है, बहुत से मतलब बहुत कम ऐसे होंगे जो कि रेसिस्ट नहीं होंगे और हुँ, ये मतलब ऑफ कोर्स जब कोई ऐसी फिगर जिसको इतने लोग फॉलो करते हैं, उसके अंदर नस्ल परस्ती हो तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि वो तो फिर मासेस तक जाती है ये चीज़। बिल्कुल प्रॉब्लमैटिक है ये चीज़। बट आई थिंक वही बात है कि अगर हम बात करें इवन मल्का ब्रिटानिया की तो हुँ, बेशक वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क थी और उन्होंने हुँ, अपने दौर में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज भी की, बट हुँ, लार्जली बहुत चेंज होता हुआ नहीं नज़र आया चीज़ें। अभी हुँ, अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो ये डिबेट जारी है कि वही उनकी एक पिक्चर शेयर हो रही है जिसमें एवरीवेयर व्हाटएवर शी इज़ लाइक वेयरिंग, तो उन्होंने हाइलाइट किया हुआ है कि वो ज़्यादातर चीज़ें मुख्तलिफ ममालिक से चुराई हुई चीज़ें हैं। खास तौर पे क्रिटिसिज्म जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो कुछ अफ्रीका के लोगों का, स्पेसिफिकली एक अफ्रीका के प्रोफेसर हैं जिन्होंने बहुत ही वैसे हार्श ट्वीट किया, बट शी एक्चुअली ट्वीटेड अबाउट के हुँ, चीफ मोनार्क, शी कॉल्ड हर दैट, और उन्होंने उसमें ब्रिटिश एम्पायर के बारे में जो है वो काफी फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए कि किस हुँ, तरह उन्होंने अपनी कॉलोनीज में जुल्म सितम किए। सो व्हाई वी आर मोर्निंग क्वीन, व्हिच इज ऑफ कोर्स उनकी एक बड़ा इलस्ट्रियस लाइफ रही है, उसके बारे में बात भी करनी चाहिए, उसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए, हुँ, नो डाउट अबाउट दैट, बट साइड बाय साइड हमें उन चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए, उनके वो जो जुल्म उन लोगों ने किए या उन्होंने जिस तरह से अपनी कॉलोनीज बनाई उसको भी नहीं भूलना चाहिए, हुँ, स्पेसिफिकली जो हम सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, हुँ, जहाँ पे हमारी पूरी हिस्ट्री रही अंडर द हुँ। British regime. So I think it is very important to talk about that. और आपने ये भी देखा होगा कि जो प्रिंसेस मेगन है उनके साथ क्या सलूक हुआ
और फाइनली उनको अपनी जो रॉयल टाइटल है उससे दस्तबरदार होना पड़ा। और तो मेरे लिए तो ज़्यादा रिस्पेक्टफुल वो कपल है बनिस्बत बिल्कुल, क्वीन के, कि बिल्कुल। हर कोई ये ख्वाब तो देखता है कि वो शहज़ादा या शहज़ादी हो, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि वो जिनको ये सहूलत मिले भी, या आप कह लो कि ये लाइफ़स्टाइल मिले भी और वो उससे दस्तबरदार हो जाएँ। तो मेरे लिए तो हुँ, वो ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हैं। और जैसे मेघन ने शेयर किया अपने एक इंटरव्यू में कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थीं, जो उनके साथ रेसिस्ट सलूक होता था। उनको उनके बारे में ये स्पेकुलेशंस की जाती थी उनके होने वाले बच्चे के बारे में कि उसका स्किन कलर कैसा होगा। तो उसकी वज़ह से उनको डिप्रेशन इस हद तक हो गया कि उनके ज़हन में सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो गए। तो अभी तो सिचुएशन ये है कि लाइक ऑफ कोर्स क्वीन एलिजाबेथ वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क, सो अब उनके बाद जो है वो जो चार्ल्स हैं वो लेटेस्ट जो है किंग बने हैं। ऑफ कोर्स ही इज ऑलरेडी वेरी एजेड, सो वी रियली डोंट नो कि अगले 30-40 सालों में जो है वो ब्रिटिश मोनार्की की क्या सिचुएशन होगी या नहीं होगी। हुँ, समहाउ अदर जो एक जो ऑरा था हुँ, एलिजाबेथ का, वो अब आई जस्ट डोंट फील कि वो सेम ऑरा जो है वो आगे वाले मोनार्क जो है वो जारी रख हुँ। सकते हैं, स्पेसिफिकली इस दौर में जब सोशल मीडिया एंड एवरीबॉडी कैन टॉक अबाउट दिस और उनकी मेरे जो ख़्याल में मैं भी ये जो जिस ऑरा की आप बात कर रही हो ना, एक तो ये वो इसलिए भी था कि शी वाज़ सो स्टाइलिश। उनकी उनके जो ड्रेसिंग होती थी, उनके कपड़े होते थे और वो जिस तरह की ज्वेलरी पहनती थीं, मेरे ख़्याल में वो उसकी वज़ह से था। और एंड डोंट या कह लो कि ख़ातून थी, क्योंकि वो एक हुँ, ख़ातून थीं और जी, वो एक प्रेज़ेंटेबल ख़ातून थीं, इसमें एग्ज़ैक्टली। कोई शक की बात नहीं है। तो उसकी वज़ह से वो उन्होंने ऑरा अपना मेंटेन किया हुआ था। तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा हम इसके हवाले से जो है बात करते हैं अपने एक्सपर्ट से कि जो कॉलोनाइज़ेशन के दौरान साउथ एशिया को डैमेज पहुँचा या और जो कॉलोनीज़ को डैमेज पहुँचा, उसका रेपैरेटिव जस्टिस जो है, वो हमें कैसे मिल सकता है? जी, वेलकम बैक टू डाइवर्स होराइज़न। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि आज हम अपने शो में बात करेंगे कॉलोनियल इनजस्टिसेस के हवाले से, और जो मोनार्की ने स्पेसिफिकली साउथ एशिया को डैमेजेस पहुँचाए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे शो में हमारी गेस्ट हैं स्वाति प्रसाद। स्वाति का ताल्लुक इंडिया से है और इस वक़्त ये प्रोफ़ेसर हैं पीस एंड डेवलपमेंट की एट द स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ गॉटेनबर्ग यूनिवर्सिटी। स्वाति का टीचिंग का बहुत एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। ये सिंगापुर, यूके, यूएस, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ा चुकी हैं। जी स्वाति, वेलकम टू आवर शो और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू, शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। थैंक यू। जी स्वाति, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि डिस्पाइट सो मेनी डैमेजेस, तो हम क्वीन को स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के लोग इतना ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं? हमारी जो अवाम है वो मलिका से या बादशाहत से इतना ऑब्सेस्ड क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। तो इसके कई जवाब हो सकते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि एक तो हमारा जो हिस्ट्री रहा है उस रीजन का, उसमें रॉयल्टी का बहुत इम्पोर्टेंस है। आप देखिए कि हमारी पूरी हिस्ट्री में रॉयल्टी को ग्लोरीफाई करना, उनके बारे में सोचना और उनकी तरह से व्यवहार करना, बिहेव करना बहुत ही कॉमन रहा है हमारे पॉपुलर कल्चर में। चाहे आपके यहाँ फ़िल्में बनती हों या हमारे यहाँ बनती हों, तो वो उसको हम बहुत अच्छे से दिखाते हैं। तो एक तरह का एक पॉपुलर कल्चर का जो ऑब्सेशन है लोगों में, वो सिर्फ़ ब्रिटिश मोनार्की के लिए नहीं है, मोनार्की इन जनरल के लिए है। ये तो हम मान के चलेंगे। लेकिन अभी के माहौल में जबकि क्वीन की डिमाइज़ हुई है, क्वीन की जो डेथ हुई है, आई थिंक कि ये पहली मोनार्क हैं जो हम दोनों मुल्कों के इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में जो इनकी जो कॉरोनेशन थी 52 में, जब हम दोनों मुल्क आज़ाद हुए थे, और अब इतने सालों से, जब 75 साल हमने अभी मनाई है अपनी आज़ादी की दोनों मुल्कों ने पिछले महीने। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा ओकेजन है सोचने के लिए
हम दोनों मुल्कों को कि एक इतना 70 साल की रेन की ये मोनार्क जो है अब अब इनका डेथ हुआ है। तो ये बड़ा ही यूनिक मोमेंट है। इतने जितने साल हमने एग्जिस्ट किया है एज इंडिपेंडेंट नेशंस, उतने साल ये ब्रिटिश मोनार्की क्वीन जो हैं उनका राज रहा है। तो आई थिंक इट इज़ इंटरेस्टिंग कि लोग इसको इस तरह से भी देख रहे हैं कि ये कुछ अलग सा फिनोमिनन हुआ है। फाइनल पॉइंट इस बात पे ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपकी भी मीडिया और इंडिया में भी हमने देखा है कि कितना बढ़ा चढ़ा के बोला गया है इसके बारे में, इसकी कवरेज बहुत हुई है। कुछ हद तक ठीक है, ये न्यूज़ लोगों को पसंद आएगी, लोगों को अच्छा लगता है किसी ना किसी वे में मोनार्की के बारे में जानना। मुझे याद आता है जब विलियम की शादी हुई थी और हैरी की हुई थी, तो भी काफ़ी सारी मीडिया ने काफ़ी उसको बढ़ा चढ़ा के बोला था और उसको दिखाते थे। लेकिन ये जो हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं, इसकी जो प्रॉब्लमैटिक ये है कि अब देखिए इंडिया में संडे को मॉर्निंग नेशनल डे ऑफ मॉर्निंग डिक्लेयर की गई है और की गई थी, और फ्लैग को भी झंडा को नीचे करके दिखाया गया था ऑफिशियल बिल्डिंग्स पे। तो मेरे ख्याल से ये हम थोड़ा ओवरबोर्ड चले गए हैं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत मुद्दे हैं दोनों मुल्कों में, खास करके अभी पाकिस्तान में फ्लड्स हो रहे हैं, रिहैबिलिटेशन चल रहा है, मुश्किल हालात हैं। इंडिया में भी आप पढ़ते ही हैं कितने मुश्किल हालात से अभी गुजर रहा है दोनों मुल्क। तो ऐसी स्थिति में इस तरह की न्यूज़ को इतना जो मीडिया दिखा रही है, वो बहुत ही मतलब प्रॉब्लमैटिक है और मेरे ख्याल से बहुत कंड्यूसिव और पॉजिटिव तो नहीं लगता मुझे। जी। जी, स्वाति बिल्कुल आपने ठीक कहा और एक फैसिनेशन सी है, ऐसा लगता है कि दोनों ममालिक को वो ब्रिटिश मोनार्की के साथ काफ़ी सालों से, और जो किसी की वहाँ शादी हो या डिवोर्स हो या कोई अलग हो जाए, हमने इवन देखा कि काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे इसके बारे में बात भी होती रहती है, और अब ये क्वीन के डिमाइस के बाद भी। थोड़ा सा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बिकॉज़ शायद जनरली लोगों को बहुत ज़्यादा पता भी नहीं है हिस्ट्री के बारे में, तो ओवर द इयर्स जो क्वीन का रोल रहा है इन दिस मोनार्की, और जो इन्होंने डिफरेंट कॉलोनीज बनाई दुनिया भर में, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा आप गाइड करें कि क्या इसमें स्पेसिफिकली क्वीन एलिजाबेथ का क्या रोल है, या जनरली ओवरऑल भी जो ब्रिटिश रॉयल सिस्टम है वो किस तरह से जो है ओवर द इयर्स मोनार्की स्प्रेड करते आ रहे हैं। तो देखिए महविश, इसमें हम सबसे पहले ये समझना होगा कि ब्रिटिश मोनार्की जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। बहुत लोग कहेंगे कि वो रेन करते हैं, अंग्रेजी का अगर इंग्लिश का शब्द वर्ड अल्फाज लेंगे तो वो रेन करते हैं, रूल नहीं करते। उनके हाथ में डेक्रीज इशू करने के पावर नहीं होते कि वो अपने तरीके से चला सकें या अपनी मनमानी कर सकें। वहाँ पे एक पार्लियामेंट है, इलेक्शंस होते हैं जैसा कि सबको पता है। ये ज़रूर है कि अगर किसी ने पार्लियामेंट में अपनी मेजॉरिटी खो दी है किसी गवर्नमेंट ने, तो क्वीन या किंग जो है उसको डिसमिस कर सकते हैं, ये पावर है उनके पास। पर मैं जो ये कहना चाहती हूँ कि लोग ये समझें कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब है कि उनके पावर बहुत लिमिटेड हैं, और वो रिप्रेजेंटेशनल मोनार्की है, वो स्टेटस के लिए है, वो एक लेगेसी को दिखाती है, और इनफैक्ट जो इंग्लिश में यूज़ होता है वो रिबन कटिंग के लिए है। तो एक तरह से डेकोरेटिव मोनार्की है, और इसका जो हम कंपेयर कर सकते हैं आई थिंक इंडिया में और पाकिस्तान में जो हमारे प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। वैसे तो वो हेड ऑफ स्टेट हैं, होते हैं, लेकिन उनके हाथ में जो पावर नहीं होता। तो ये चीज़ हमें पहले समझना होगा। और एक चीज़ ये भी जानना होगा कि ब्रिटिश मोनार्की एक समय बहुत पावरफुल थी, लेकिन 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी के बाद अलग अलग तरीक़ों से, फाइनली बिल ऑफ राइट्स से उनकी पावर को धीरे धीरे कंट्रोल किया गया, कर्टेल किया गया, और फिर धीरे धीरे डेमोक्रेसी आई और सारा पावर जो है लेजिस्लेशन का, डिसीजंस बनाने का, वो पार्लियामेंट के पास चली गई। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब हम कॉलोनियलिज्म का इतिहास जानते हैं, देखते हैं, तो हमको ये समझना चाहिए कि मोनार्क जो है अकेले ये डिसीजंस नहीं लेते कि हमें कहीं जाना है, वहाँ रूल करना है। दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस। अब जैसे इंडिया पाकिस्तान में जब
ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म आई तो पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो सोचिए एक कंपनी थी जिसने इतने साल राज किया, और फिर बाद में 1857 के बाद वो जो पावर थी कंपनी की रूल करने की, वो फिर ब्रिटिश क्राउन को गई, फिर क्वीन विक्टोरिया का रूल चला, तो जो हम जानते हैं वो सब। तो जो कॉलोनियलिज्म की हिस्ट्री है उसमें मोनार्क जो है वो सिंबॉलिक रेन करते हैं, ज़रूर पावरफुल होते हैं इन द सेंस कि वो सिंबॉलिक हैं, उन्हीं के मार्फत वो एम्पायर चलती है, लेकिन डिसीशंस पार्लियामेंट से होते हैं, राइट। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। क्वीन एलिजाबेथ का जो रोल रहा है, उन्होंने 70 साल जो अपनी रेन की चलाई हैं उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस भी मिली है उनके समय में, और कई कंट्रीज़ ने खुद को कॉमनवेल्थ से हटाया भी था। आखिरी जो कंट्री है गयाना, जो है छोटा सा देश है कैरिबियन में, उसने बोला कि हम कॉमनवेल्थ में क्वीन को हेड ऑफ स्टेट नहीं मानेंगे। तो उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं एक स्पेक्ट्रम को सुपरवाइज किया है, या उसके ऊपर उनका राज रहा है, जहाँ पे कॉलोनियलिज्म भी रही है, पर बहुत कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस भी मिली है, और बहुत कंट्रीज़ ने चूज़ किया कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में नहीं रहेंगे। तो उनकी लेगेसी मिक्स्ड है उस हिसाब से आप देखें तो कि जी, बिल्कुल स्वाति आप ये कह तो रही हैं कि ऑफ कोर्स उनके रेन में काफ़ी मुल्कों को इंडिपेंडेंस भी मिली। लेकिन जो उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन की है अपनी कॉलोनीज़ की, तो उसने जो डैमेजेस पहुँचाए हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को या डेवलप्ड कंट्रीज़ को, या जैसे आप क्लाइमेट चेंज की बात कर लें, तो जिस तरह से ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और उन्होंने फॉसिल फ्यूल्स को अपने अर्थ से भी एक्सट्रैक्ट किया, और जो बाकी उनकी कॉलोनीज थी उनके भी रिसोर्सेज को किस तरह बेदर्दी से इस्तेमाल किया, और उसके अब हम नताइज पूरी दुनिया भुगत रही है, बिलखुसूस जो उनकी कॉलोनीज थी। तो हमारा तो वो सब कुछ ले गए तो अब उन डैमेजेस को का जो रेपरेटिव जस्टिस है वो हमें कौन दिलवाएगा, और उसके हवाले से हम किस तरह से कैंपेन कर सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान में, अगर हम इन दो मुल्कों की बात करते हैं। तो इस हवाले से आप हमें थोड़ा सा गाइड करें कि इसकी अवेयरनेस कैसे आ सकती है लोगों में, और वो कैसे इसके खिलाफ लड़ सकते हैं। देखिए ये कितना अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी के माहौल में जबकि क्वीन की डेथ हो चुकी है, ये इसी मुद्दे को हम के बातें कर सकते हैं। इस पे चर्चा करना कि क्वीन के बाद क्या होगा, चार्ल्स क्या करेंगे, क्वीन ने क्या किया, मेरे ख्याल से उससे बढ़ के हमें सोचना चाहिए, जैसा कि आपने कहा कि ये जो मोनार्की है, जो सिंबॉलिक मोनार्की रही है, और जिस तरह से ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने तबाही मचाई अपने कॉलोनियल एम्पायर में, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती, इसमें कोई शक नहीं है। वो एक एक्सट्रैक्टिव ब्रूटल एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था। मैं खुद अभी बंगाल फैमिन के बारे में जो अकाल पड़ा था 1942-43 में, उसके बारे में पढ़ रही हूँ। और अकाल फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि अरे ये तो सूखा पड़ता है क्योंकि नेचर जो है पनिश करती है, क्रॉप्स नहीं होते हैं, पैदाइश नहीं होती है क्रॉप्स की। लेकिन एक्चुअली उस दौरान जो मोनार्की का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रोल था, जिस तरह से उन्होंने ग्रेन्स को, जो भी उपज हुई, उसको उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया ब्रिटेन, ये बोल के कि वहाँ पे लोग सफ़र कर रहे हैं, और उनको फीड करने के लिए हम यहाँ से ले गए सारा सामान, सारी जो अनाज थे उसको ले गए, और यहाँ पे 3 मिलियन लोग स्टार्व करके भूखमरी में मर गए, राइट। तो ऐसा जो इतिहास रहा है इनका, इस इतिहास से हमें सीखना है कि हमें जस्टिस चाहिए। और देखिए जिस तरह से शुरुआत कई कंट्रीज़ में हुई है, अपॉलजीज़ से हुई है। बेल्जियम ने भी अभी कॉन्गो में अपॉलजी दी है, बेल्जियम की जो सरकार है, रॉयल फैमिली है, उन्होंने। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में जहाँ मैं कई साल थी, वहाँ की सरकार ने भी जो इंडिजिनस लोग थे, जो वहाँ के आदिवासी थे, उनसे भी माफ़ी मांगी कि भाई हमने आपको विस्थापित किया, मतलब डिस्प्लेस किया, और आपसे हमने छीनी। तो ये जो मुद्दा है बहुत ही सीरियस मुद्दा है, और उसको लेके दोनों मुल्कों को, मेरे ख्याल से अगर आप मुझसे पूछें तो ये एक मुद्दा है जिस पे हम दोनों मुल्क एक साथ आ सकते हैं और कह सकते हैं कि हम उसी परिवेश से, उसी कॉन्टेक्स्ट से निकले हैं। हमारी परेशानियां जो हैं कॉलोनियलिज्म के इतिहास से जुड़ी हैं, और हम दोनों मिल करके ये रेपरेशंस डिमांड कर सकते हैं।
और इसमें हम आगे आ सकते हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल कहा ये बहुत एक्सप्लॉयटेटिव उन्होंने चलाया है। आप देखिए ब्रिटिश क्राउन में कोहिनूर ही नहीं है उनके क्राउन में। एक मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे कि हर चीज़ मोनार्की की बहुत सारी चीज़ें और देशों से चुराई हुई हैं, और देशों की चीज़ों को लूट करके उन्होंने अपने सजाया है, अपना अपना एम्पायर खड़ा किया था, इसमें कोई शक नहीं। और उन चीज़ों को वापस करना, और वापस ही नहीं करना, जो उन्होंने लिया है उसकी भरपाई तो सिर्फ वापस करके नहीं हो सकता। आप कोहिनूर ला करके खुश नहीं रह सकते। आपको ये डिमांड करना पड़ेगा कि आपने इकोनॉमिक कैलकुलेशन में हमारा इतना नुकसान किया है, और ये मुश्किल बात नहीं है। बहुत किताबें भी लिखी गई हैं, शशि थरूर ने अभी लिखा है कुछ साल पहले एम्पायर की डार्क डेज की। तो ये हमें करना पड़ेगा कि एक कॉस्ट इवैल्यूएशन होना चाहिए, और उस कॉस्ट इवैल्यूएशन के बेसिस पे उनको डिमांड करना चाहिए, स्टार्टिंग विद एन अपॉलजी, कि आप माफ़ी, आप आज तक ब्रिटिश क्वीन ने 70 साल थी, उन्होंने ये माफ़ी नहीं मांगी कि हमने आप लोगों के मुल्कों पे राज किया और हमने बहुत ही ब्रूटैलिटीज़ की। तो ये डिमांड हुआ नहीं। अब वो नहीं रही उस दुनिया में, तो मेरे ख्याल से ये चर्चा को आगे बढ़ानी है, और ये होना चाहिए था। ये 70 साल से हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारी सरकारें क्या कर रही थी? अच्छा रिश्ता रखते हैं आप, क्वीन चली गई तो अब आप कहते हैं कि हम मोर्निंग, नेशनल मोर्निंग करेंगे। आप इस पे भी तो सोचिए कि आपके लिए इसमें क्या है। आपने डिमांड किया रेपरेशंस, अपॉलजी, तो उसका सस्टेन्ड कैंपेन अभी तक नहीं हुआ है, और मेरे ख्याल से ये करना होगा। और इसके लिए सिविल सोसाइटी को, पढ़े लिखे लोगों को, जो ब्रिटिश सिस्टम को पढ़े हैं, कॉलोनियलिज्म का हिस्ट्री पढ़े हैं, उनको साथ आना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को, मैं अपने स्टूडेंट्स को यही सिखाती हूँ, पढ़ाती हूँ कि ये एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, और इसमें हम सभी को मिल करके आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हीलिंग हीलिंग बहुत ज़रूरी है, और हीलिंग तभी होगा जब आप इतिहास में हिस्ट्री की जो गलतियां हैं उनसे सीखेंगे और उनसे माफ़ी मांगेंगे, जिसको आपने रॉन्ग किया है। तो ये बहुत ज़रूरी। जी बिल्कुल, स्वाति आपने सही कहा कि अब वो जो हमारा एक रहा है ओवर द इयर्स एसोसिएशन, उसको साइड पे रख के, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट लाइक अगर आपको इतना नुकसान पहुंचाया है ओवर द इयर्स इस कॉलोनियलिज्म ने, so there is a need to ask for justice now. So I think it's high time now. आपसे ये भी पूछना चाहेंगे as our closing remarks कि how do you see the future of this entire British monarchy now that the Queen is no more? King Charles has a kind, at least it seems so, कि उनकी personality थोड़ी different है, और उनकी पुरानी कुछ speeches से भी ये बात सामने आई है। सो अब आपके ख्याल में ये मे बी इन द नेक्स्ट 15 20 30 इयर्स यही स्टेटस रहेगा इन लोगों का जो था, या इसमें कुछ चेंज आएगा, एंड हाउ विल इट डिफर फ्रॉम पीपल ऑफ द वर्ल्ड? बहुत अच्छा सवाल है महवेश। एक तो पहली बात ये है कि देखिए, ब्रिटेन में भी अभी चार्ल्स की कोरोनेशन के बाद भी आपने देखा होगा कि एंटी मोनार्की प्रोटेस्टर्स सब जगह आए हैं, और उन्होंने मोनार्की के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया है। तो ये एक मुहिम है जो वहाँ भी चल रही है। ब्रिटेन में भी लोग जो हैं बहुत खुश नहीं हैं, और ब्रिटेन के जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यहाँ पे भी लोग बोल रहे हैं कि हमें रिपब्लिक हो जाना चाहिए, और हमें ये मोनार्की को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा एक डिबेट, डिस्कोर्स चल रहा है, और हम इसको और बढ़ता हुआ देखेंगे, क्योंकि बहुत इनइक्वालिटीज़ जो है ब्रिटेन में भी और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी आई है। आपने देखा ही होगा पैंडेमिक में क्या हुआ है। इनफैक्ट वो कंट्रीज़ ज़्यादा सफ़र किए हैं कंपेयर टू मेनी अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज़, राइट? तो आई थिंक दैट ये चलेगी, ये बात वहाँ भी चलेगी, और ये मोनार्की के इंस्टीट्यूशन को चैलेंज करेगी वहाँ पे, राइट? तो ये चलेगा। दूसरा कि मोनार्की ने काफ़ी चेंजेस किए हैं, लेकिन मेगन और हैरी के बारे में मैं नहीं जानती उतना डिटेल्स, लेकिन जैसा बताया गया, या जैसा आपको जितनी समझ है उतनी मेरी भी है, कि इतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस अभी मोनार्की में नहीं है कि आप मिक्स्ड रेस के हों और आपको एक्सेप्ट कर लिया जाए। धीरे धीरे वो इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि शायद एक्सेप्टेंस आ जाए, शायद चीज़ें बदलें, बहुत बदली भी हैं। चार्ल्स खुद रिप्रेजेंट करते हैं उस बदलाव का, क्योंकि एक समय था, आपको याद होगा कि जब ब्रिटिश
मोनार्की में अगर आप डिवोर्सी हैं तो आप क्राउन इनहेरिट नहीं कर सकते, लेकिन आज वो राजा बन गए हैं और कैमिला को क्वीन कंसॉर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मोमेंट है कि उन्होंने भी बदलाव को मोनार्की ने, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है। आई थिंक स्वाति, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो रहा है। हम आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मतलब ये मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से लोग इज्जत देते हैं मलिका को, देते भी आए हैं और उनको एक अपनी माँ का दर्जा देते हैं। ऑफ कोर्स उनकी जो एक ऑफ कोर्स वो एक उम्र भी उनकी ऐसी थी। तो उस हवाले से आप मुझे ये बताएं कि क्योंकि आपने हिस्ट्री भी पढ़ी है कि क्वीन का जंगों के हवाले से, वार्स के हवाले से क्या रोल रहा कि उन्होंने कभी इस पे कोई स्टेटमेंट दी हो? क्योंकि एक जो खातून है वो बहुत अच्छी तरह समझ सकती है कि जंगों में औरतों की या बच्चों की क्या हालत होती है। तो उनका इस हवाले से क्या रोल रहा? उन्होंने कुछ किया इस हवाले से? तो आप ये हमें बताइए। नहीं, इसका जवाब सिंपल है कि आपने कहा कि ख़वातीन इतना वो हैं, तो वो सोच सकती हैं कि कितनी परेशानी में बच्चे और विमेन एंड चिल्ड्रन सफ़र करते हैं वॉर में। लेकिन मैं कहूँगी आपको कि जहाँ-जहाँ औरतें आई हैं और लीडरशिप पोज़ीशन लिया है, उन्होंने इस हवाले से कुछ नहीं किया है। चाहे वो आपके देश में बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर थी, या हमारे देश में इंदिरा गांधी थी जिन्होंने 71 में बांग्लादेश के साथ वॉर किया। तो ये कहना ही मेरे ख्याल से सही नहीं है। आई थिंक वुमेन जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो पीस की बात करें और अमन की बात करें, और क्वीन ने भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। वो जिस इंस्टीट्यूशन को हेड करती थी, जो कि एक कॉलोनियल इंपीरियल इंस्टीट्यूशन था, उसको उन्होंने प्रोटेक्ट किया अपने टाइम पे, और उन्होंने एक डिप्लोमेट की तरह चलाया, क्योंकि उनकी क्वीन एलिजाबेथ की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री ये थी कि उन्हें मोनार्की को एक्सटेंड करना था, क्योंकि बहुत लोग चैलेंज कर रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था, तो उन्होंने ना बोल के उनकी कंट्रीब्यूशन ये रही कि मोनार्की को किसी तरह बचाना है। तो उन्होंने कोई इस तरह की स्ट्रॉन्ग पोजीशंस नहीं लिए, ना कुछ इस तरह से बहुत सारे वॉर्स जो हुए, और बहुत वॉर में ब्रिटेन ने पार्टिसिपेट भी किया, सरकार ने बहुत वॉर्स किए, तो उस पे उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया, और वो उसी आवाम का हिस्सा हैं जो बहुत ही अपने तरीके से सोचता है कि वो सुपीरियर हैं, और वो वो उनका एक स्पेशल पोजीशन है वर्ल्ड में। तो उन्होंने उस हवाले से मेरे ख्याल में कोई ऐसा पोजीशन नहीं लिया कि हम सोचें कि बहुत अच्छा काम किया, या बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में चीज़ों को रिजॉल्व किया, या कुछ उन्होंने शांति की बात की। मेरे ख्याल से उनकी एक सिंगल कंट्रीब्यूशन अगर मुझसे पूछिए फाइनली जो मैं कहना चाहूँगी, वो ये कि उन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑफ मोनार्की को प्रोटेक्ट किया कि मोनार्की ख़त्म ना हो, क्योंकि वो खतरा हमेशा मंडराया, चाहे वो डायना के डेथ के बाद हो, चाहे चार्ल्स की फिलैंडरिंग पे हो, चाहे बहुत सारे जो तूफान आए मोनार्की को, उसको उन्होंने अच्छे से बचाते हुए मोनार्की को प्रोटेक्ट किया। किसी जनता को, किसी लोगों को, या इस तरह से आवाम की शांति के लिए कहीं उस तरह का काम नहीं किया। जी। The world is actually mourning Queen. It is always a good idea to actually look at our history and our past and see कि इस ब्रिटिश मोनार्की की वजह से हमने जो है ओवर द इयर्स किस किस्म के नुकसान उठाए हैं, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि और भी काफी ज्यादा मुल्कों में जो सिचुएशन रही है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, एंड होपफुली विल इनवाइट यू सम अदर टाइम ऑन सम अदर टॉपिक जहां पर हम अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट्स और इश्यूज के बारे में बात कर सकें। थैंक यू। देखे हैं वीडियोस बहुत ही अच्छे हैं, तो लोगों से मैं बोलूँगी, आवाम से जो ये देख रहे हैं, कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसके बारे में लोगों को बताइए, और इसको सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। थैंक यू। थैंक यू।